हम लोग PYQ सीरीज कर रहे हैं, मेडाइवल हिस्ट्री का करेंगे, ठीक है, जो कि विभिन्न PCS एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं और IAS में भी पूछे जा चुके हैं, और आगे आने वाले किसी भी PCS एग्ज़ाम्स अन्य स्टेट में भी, या फिर BPSC, JPSC, उत्तराखंड PCS, राजस्थान PCS, इन सब के लिए, और जनरल कंपटीशन में भी, जैसे कि रेलवे, बैंकिंग, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल, और BPSC के थ्रू जो टीचर्स का एग्ज़ाम लिया जाता है उसके लिए, या फिर अन्य स्टेट में भी जो शिक्षक का एग्ज़ाम्स लिया जाता है उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन रहेगा। ठीक है दोस्तों, मेडाइवल हिस्ट्री का कर रहे हैं, मध्यकालीन भारत का। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो किसके बारे में कहा गया था? बलबन के बारे में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया है कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? तो बलबन के बारे में कहा गया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कथन और कारण का है। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता अपने हाथों में केंद्रित कर ली। ये सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। वह उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था। ये भी सही है। दोनों सही है, लेकिन इसका व्याख्या नहीं है सही। ठीक है, तो बी आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही है, किंतु ए की समुचित व्याख्या आर नहीं है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। गयासुद्दीन, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश का शासक था। इसने वर्ष 1266 से 1287 तक शासन किया था। इसने सम्राट के पद को दैवीय घोषित कर सारी सत्ता अपने हाथ में केंद्रित कर ली थी। इसने सीजदा व पैबोस प्रथा की शुरुआत भी की। बलबन ने मंगोलों के आक्रमण की रोकथाम करने के उद्देश्य से उत्तर पश्चिम सीमा पर सुदृढ़ दुर्गों का निर्माण कराया था। ठीक है, तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कारण कथन का ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। तो जिल्ले इलाही की। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। किसकी? तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की थी। सी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। बलबन ने फारस के लोक प्रचलित वीरों से प्रेरणा लेकर अपना राजनीतिक आदर्श निर्मित किया था। उनका अनुसरण करते हुए उसने राजत्व की प्रतिष्ठा को उच्च सम्मान दिलाने का प्रयत्न किया। राजा को धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधि नियामत खुदाई माना गया। बलबन के अनुसार मान मर्यादा में वह केवल पैगंबर के बाद है। ठीक है, राजा जिल्ले अल्लाह या जिल्ले इलाही अथवा ईश्वर का प्रतिबिंब है। ठीक है, बलबन दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने राजत्व संबंधी सिद्धांतों की स्थापना की। उसने पुत्र बुगरा खां से कहा था, सुल्तान का पद निरंकुशता का सजीव प्रतीक है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? तो किसने फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ किया था? तो बलबन ने किया था। ए आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज को आरंभ करवाया? तो बलबन ने करवाया था। ठीक है, अपने दरबार के लिए बलबन एक बड़े सुल्तान के दरबार के अनुरूप नियम बनाए और उन्हें कठोरता से लागू किया। इस क्षेत्र में उसका आदर्श ईरानी बादशाह थे और उसने उनकी कई परंपराओं को अपने दरबार में आरंभ किया। उसने सीजदा, भूमि पर लेटकर अभिवादन करना और पैबोस, सुल्तान के चरणों को चूमने की रीतियां आरंभ की। उसने अपने दरबार में प्रति वर्ष फारसी त्योहार नौरोज बड़ी शानो शौकत के साथ मनाने की प्रथा आरंभ की थी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। डिटेल्स को देखते जाएंगे ठीक से, क्योंकि इसके आसपास से भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? तो उसने इक्तादारी व्यवस्था का आरंभ किया नहीं, उन्होंने बलबन ने इक्तादारी व्यवस्था आरंभ नहीं किया था, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, बाकी देखते हैं। उसने नियामत खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, ये सही है। उसने तुर्कान चहलगनी का प्रभाव समाप्त किया, ये सही है। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया, ये भी सही है। 3 सही है, 1 2 1 ए सी और डी सही है, लेकिन ये गलत है। इक्तादारी व्यवस्था इल्तुतमिश ने शुरू किया था, ठीक है, बलबन ने नहीं। बाकी 3 सही है। बलबन का वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। जिल्ले अल्लाह की उपाधि उसने स्वयं धारण की थी। उसका शासनकाल 1266 से 1286 ईस्वी तक था। बलबन अपने राजत्व संबंधी विचारों के लिए प्रसिद्ध है। उसके राजत्व के सिद्धांत का स्वरूप और सार फारस के राजत्व से प्रेरित था। बलबन ने राजा को नियामत खुदाई, ईश्वर का प्रतिनिधि बताया है। सत्ता ग्रहण करने के बाद बलबन ने इल्तुतमिश द्वारा गठित तुर्कान चहलगनी के गठन को समाप्त किया था। ठीक है, बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल बलबन के काल में एकमात्र विद्रोह 1279 ईस्वी में बंगाल के सूबेदार तुगरिल खान ने किया था, जिसे बलबन ने दबाया तथा विद्रोहियों को मृत्यु दंड दिया। इक्तादारी व्यवस्था का प्रचलन बलबन ने नहीं बल्कि इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इक्तादारी व्यवस्था का प्रारंभ इल्तुतमिश ने किया था, बलबन ने नहीं, इसलिए बी आंसर गलत हो गया, तो बी आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपनी शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो किसने? बलबन ने कहा है। निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने गढ़ मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो बलबन ने कहा है, ये आंसर हो जाएगा। बलबन ने गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद के दीवारों पर उत्कीर्ण शिलालेख पर स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ध्यान रखेंगे। खिलजी वंश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के बारे में कहा गया है ये सब। ठीक है, जब उसने राजत्व किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा है? तो अलाउद्दीन खिलजी के लिए कहा। ठीक है, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन खिलजी जो था नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा लोगों ने इसका विरोध किया। बी आंसर हो जाएगा। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया? तो अलाउद्दीन जो था वो नया धर्म चलाना चाहता था। बी आंसर होगा। ध्यान रखेंगे। एक्सप्लेनेशन देखिए और अच्छे से समझ में आएगा। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी सुल्तान था। उसने सिकंदर द्वितीय, भी पूछा जाता है सिकंदर द्वितीय किसे बोला गया? तो अलाउद्दीन खिलजी को। उसने सिकंदर द्वितीय सानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्कों पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने की भी, किंतु अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। ठीक है, वो संपूर्ण विश्व को भी जीतना चाहता था और नया धर्म भी चलाना चाहता था, लेकिन अपने वफादार मित्र एवं कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी?
तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। सिकंदर सानी की मनोपाधि धारण की थी, तो अलाउद्दीन खिलजी, बी आंसर हो जाएगा। दिल्ली के किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी ने धारण की थी, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की, ये आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो जफर खां की मृत्यु हुई थी, मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति जफर खां मंगोलों के विरुद्ध लड़ता हुआ मारा गया। जो अपने समय का श्रेष्ठ और साहसी सेनापति था, जफर खां के शौर्य और भारतीय सेना की दृढ़ता से मंगोल इतने प्रभावित हुए कि वे उसी रात को 30 कोस पीछे हट गए और वापस चले गए। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? रानी पद्मिनी के पति का नाम राणा रतन सिंह था। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम था क्या? तो राणा रतन सिंह था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान धन प्राप्ति के अभियान थे, ये सही है। यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। अलाउद्दीन खिलजी यह दक्षिणी राज्यों को कब्जे में करना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं था, गलत है, ये गलत हो गया आर। तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत, सी आंसर हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर के.एस. लाल ने लिखा है कि धन के लालच और गौरव की लालसा ने अलाउद्दीन को भी दक्षिण के सभी राज्यों पर एक के बाद एक आक्रमण करने की प्रेरणा दी। दक्षिण भारत के इन राज्यों पर आक्रमण करने का अलाउद्दीन का उद्देश्य धन और विजय की लालसा ही थी। उनकी आंतरिक नीति में हस्तक्षेप नहीं था। वह इन दक्षिण राज्यों को अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी जो था सिर्फ धन के लालच से आक्रमण करता था, उनको अपने कब्जे में नहीं करना चाहता था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे इसको, पूछे जाते हैं क्वेश्चन कथन कारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो कौन था? रामचंद्र देव था। अलाउद्दीन खिलजी जब देवगिरी पर आक्रमण किया था तो उस समय वहां का शासक था रामचंद्र देव। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव थे, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए, थोड़ा अच्छे से पता चलेगा और डिटेल्स। अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक रामचंद्र देव था। 1296 ईस्वी में देवगिरी के शासक रामचंद्र देव ने अलाउद्दीन के सफल आक्रमण से बाध्य होकर उसे प्रतिवर्ष एलिचपुर की आय भेजने का वादा किया था, परंतु 1305 ईस्वी अथवा 1306 ईस्वी में उसने उस कर को दिल्ली नहीं भेजा, जिस कारण 1307 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर के नेतृत्व में एक सेना देवगिरी पर आक्रमण करने के लिए भेजी। राजा रामचंद्र देव युद्ध में पराजित हुआ और उसने आत्मसमर्पण कर दिया। मलिक काफूर ने देवगिरी को लूटा तथा राजा रामचंद्र सहित उसके अनेक संबंधियों को दिल्ली लाया। अलाउद्दीन ने रामचंद्र देव के प्रति सम्मानपूर्ण व्यवहार किया तथा उसे राय रायन की उपाधि दी। 6 माह पश्चात उसे 1 लाख सोने का टंका और नौसारी का जिला देकर उसके राज्य वापस भेज दिया गया। 1312 ईस्वी में मलिक काफूर ने रामचंद्र के पुत्र शंकर देव के विरुद्ध भी एक अभियान का नेतृत्व किया था। ठीक है, इन डिटेल्स को भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आते रहते हैं क्वेश्चन। दिए गए मानचित्र पर ध्यान दीजिए, ये मानचित्र है। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण अपने सैन्य अभियानों में किसने किया था? तो वो था मलिक काफूर। दक्षिण की ओर अभियान किया था मलिक काफूर ने। ठीक है,
डी आंसर हो जाएगा। मानचित्र में निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति मलिक काफूर ने अपनी दक्षिण विजय के दौरान किया था। मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने अपनी गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। उसे 1000 दिनारी भी कहा जाता था। ठीक है, मलिक काफूर को अलाउद्दीन ने गुजरात विजय के दौरान प्राप्त किया था। ठीक है, किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? तो किसके काल में? अलाउद्दीन खिलजी के काल में। किस सुल्तान के काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई थी? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। बी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना। अलाउद्दीन की राजस्व और लगान व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य एक शक्तिशाली और निरंकुश राज्य की स्थापना करना था। उसने उन सभी व्यक्तियों से भूमि छीन ली जिन्हें वह मिल्क राज्य द्वारा प्रदत्त संपत्ति, इनाम, इंदरात, पेंशन तथा वक्फ धर्मार्थ प्राप्त हुई थी आदि के रूप में मिली थी। फलतः खालिसा भूमि अधिक पैमाने पर विकसित हुई किसके काल में? तो अलाउद्दीन खिलजी के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। बी आंसर हो जाएगा। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था भूमि कर को 50% तक। बी आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया। अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी भारत का प्रथम मुस्लिम शासक था जिसने भूमि की वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चराई कर लगाए थे। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी उपज का 50% भू राजस्व वसूले जाने का वर्णन मिलता है। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 50% भूमि कर और मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा भी उपज का 50% भू राजस्व वसूले जाने का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए जो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित है। ठीक है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। तो ये सही है, उसने कृष्ट जमीनों की पैमाइश के बाद जमीन की मालगुजारी वसूल की थी। सही अलाउद्दीन के बारे में। उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया। तो ये नहीं, उसने लगान व्यवस्था को अपनी पूरी सल्तनत में लागू किया, पूरी सल्तनत में नहीं, गलत है। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। उसने प्रांतों के गवर्नरों के अधिकारों को समाप्त किया था। तो ये सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सही। डिटेल्स देखिए। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। अलाउद्दीन की लगान व्यवस्था संपूर्ण साम्राज्य में समान रूप से लागू नहीं की जा सकती थी। भूमि की पैमाइश करके किसानों से सरकारी कर्मचारियों द्वारा लगान वसूल किए जाने की व्यवस्था दिल्ली और उसके सीमावर्ती क्षेत्रों में ही लागू की गई थी। अलाउद्दीन पहला सुल्तान था जिसने भूमि की पैमाइश कराकर लगान वसूल करना आरंभ किया। अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज, ठीक है, अपनी व्यवस्था को लागू करने के लिए अलाउद्दीन ने एक पृथक विभाग दीवान ए मुस्तखराज की स्थापना की। अलाउद्दीन ने परंपरागत लगान अधिकारियों खुद मुकद्दम एवं चौधरी के लगान वसूल करने का अधिकार छीन लिया था। ठीक है, उसने सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए।
ठीक है, उनके सारे विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए, उनकी भूमि पर से कर लिया जाने लगा और बाकी अन्य सभी कर भी लिए गए, जिसके कारण खुद जमींदार और बलाहार साधारण किसान में कोई अंतर नहीं रहा। ठीक है, जमींदार और बलाहार में कोई अंतर नहीं रहा, उससे भी कर वसूल किया जाने लगा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। सही है, दिल्ली में मूल्य नियंत्रण लागू किया था। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है। वह दिल्ली में अपने राजभवन के निर्माण में लगे हुए कारीगरों को कम वेतन देना चाहता था, ये कथन कारण ये गलत है। तो ए सही होगा लेकिन आर गलत होगा, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए थे? तो किसने लागू किए थे बाजार सुधार? अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किए थे बाजार सुधार। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो कौन था वो? अलाउद्दीन खिलजी था जिसने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया था। ए आंसर होगा। काफी बार पूछे जाते हैं, निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ध्यान रखेंगे इस चीज को। डिटेल्स देखिए। सल्तनत काल में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बाजार नियंत्रण या मूल्य नियंत्रण पद्धति को लागू किया गया था। अलाउद्दीन ने केंद्र में एक बड़ी और अस्थायी सेना रखी तथा उसे नगद वेतन दिया। ऐसा करने वाला वह दिल्ली का पहला सुल्तान था। उस सेना का व्यय बहुत अधिक था। बर्नी के अनुसार यदि उतनी बड़ी सेना को साधारण वेतन भी दिया जाता तो राज्य का खजाना 5-6 वर्ष में ही समाप्त हो जाता। अतः अलाउद्दीन ने सेना के खर्च में कमी करने के लिए सैनिकों के वेतन में कमी की, परंतु उसके सैनिक सुविधापूर्वक रह सके इसके लिए उसने वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी। ठीक है, वस्तुओं के मूल्य निश्चित किए और उनकी दरें कम कर दी थी। ठीक है, सैनिक रखने के लिए, ताकि वे सुविधा अनुसार रह सके, कम वेतन नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, कौन किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी। सी आंसर हो जाएगा। बाजार नियंत्रण प्रथा लागू की थी, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन शासक ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी किसने? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, सल्तनत कालीन शासक अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली प्रारंभ की थी। ध्यान रखेंगे इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? तो घरी अथवा गृह कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान था अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाए गए 2 नवीन कर थे। घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था, चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। ठीक है, घरी कर जो कि घरों एवं झोपड़ियों पर लगाया जाता था और चराई कर जो कि दुधारू पशुओं पर लगाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा 2 नवीन कर लगाए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी सीमा सिंधु। 1306 ईस्वी सन के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी? तो वो थी सिंधु थी, सीमा थी।
1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली सल्तनत एवं मंगोलों के बीच सीमा सिंधु नदी थी। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के समय में सीर मुगल के नेतृत्व में 1325 ईस्वी में मंगोल सेना ने सिंधु को अवश्य पार किया था, लेकिन समाना के सूबेदार मलिक सादी ने उन्हें हरा दिया था। ध्यान रखेंगे डिटेल्स। अब तुगलक वंश से संबंधित क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। ठीक है, तुगलक वंश से संबंधित अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो कौन था? गाजी मलिक। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेना अध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान था? तो गाजी मलिक था तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन के सेनापतियों में गयासुद्दीन तुगलक या गाजी मलिक तुगलक वंश का प्रथम शासक था। ठीक है, उसने तुगलक वंश की स्थापना की। उसकी माता हिंदू जाट महिला थी तथा पिता एक करौना तुर्क था जो बलबन का दास था। ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में कई महत्वपूर्ण अभियानों का अध्यक्ष था तथा उसे दीपालपुर का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। 29 अवसरों पर उसने मंगोलों के विरुद्ध युद्ध किया, उन्हें भारत से बाहर खदेड़ा, इसलिए वह मलिक उल गाजी के नाम से प्रसिद्ध था। खुसरो शाह को समाप्त करके उसने दिल्ली के सिंहासन पर अधिकार कर लिया तथा 8 सितंबर 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। 1320 ईस्वी को सुल्तान बना। इसका एक नाम गाजी बेग तुगलक या गाजी तुगलक भी था। इसी कारण इतिहास में उसके उत्तराधिकारियों को भी तुगलक पुकारा जाने लगा और उसका वंश तुगलक वंश कहलाया। ठीक है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो वो था इन वंशों में खिलजी वंश, लोधी वंश, दास वंश और तुगलक वंश में तुगलक वंश था। ठीक है, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? तो तुगलक वंश ने। ठीक है, गुलाम वंश, इन सब में तुगलक वंश ने सबसे अधिक तक शासन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो कौन था? तो मोहम्मद बिन तुगलक था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, वो था मोहम्मद बिन तुगलक। सी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेनेशन देखिए। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में निपुण था, मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमीर कोही एक नया विभाग किस सुल्तान द्वारा शुरू किया गया? तो अमीर कोही एक नया विभाग था, किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए एक नए विभाग दीवान ए अमीर ए कोही की स्थापना की। ठीक है, इस विभाग का मुख्य कार्य कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता देकर अधिक भूमि कृषि कार्य के अधीन लाना था। 60 वर्ग मील की भूमि का एक लंबा टुकड़ा इस कार्य के लिए चुना गया। भूमि पर कृषि सुधार किए गए और फसल चक्र के अनुरूप हेर फेर के साथ विभिन्न फसलों की खेती की गई। ठीक है, तो अमीर ए कोही जो कृषि विभाग था, नया कृषि विभाग किसने चलाया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई? ठीक है, एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो वो कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दीवाने कोही किससे संबंधित है? तो दीवाने कोही किसने स्टार्ट किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने स्टार्ट किया था। मोहम्मद बिन तुगलक बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो दौलताबाद ले गया था। ये आंसर हो जाएगा। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया कहाँ? तो दौलताबाद ले गया था। ठीक है, देवगिरी उसी का नाम बदल करके दौलताबाद रखा गया था और वहीं अपनी राजधानी को स्थानांतरित किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोगों में एक सबसे महत्वपूर्ण था राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाना। ठीक है, देवगिरी का नाम ही दौलताबाद रखा गया था और वहीं स्थानांतरित किया था दिल्ली के स्थान पर अपनी राजधानी को। किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों अगर सेशन पसंद आता हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मॉडर्न हिस्ट्री पूरे कंप्लीट करवाए जा चुके हैं और एंशियंट हिस्ट्री भी कंप्लीट करवाया जा चुका है, जो कि प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। और ज्योग्राफी का भी 19-20 वीडियो आ चुके हैं, तो वो भी अवेलेबल हैं प्लेलिस्ट में, उसको भी जा कर के देखिए। और देखते हैं तो फिर अगर देख चुके हैं तो उसको रिवाइज भी कीजिए। ठीक है, स्पीड बढ़ा करके 1.25 या 1.5 पे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में बेहतर प्रदर्शन कर पाएँ। ठीक है, क्योंकि PYQ का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान होता है तैयारी के दौरान। ठीक है, क्योंकि इसके आसपास से ही क्वेश्चन पूछे जाते रहते हैं। चलिए दोस्तों आगे करते हैं। दिल्ली से दौलताबाद अपनी राजधानी स्थानांतरण का आदेश दिया था किसने? तो सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिया था। ठीक है, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था, तो किसने? मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था किसने? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। डी आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दीनार कहलाया गया। तो ये सही है। और कारण है, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहता था। मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ये गलत है, लेकिन पहला सही है, तो सी आंसर हो जाएगा। ए सही परंतु आर गलत। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जारी स्वर्ण के सिक्कों को इब्न बतूता द्वारा दीनार की संज्ञा दी गई थी। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। ठीक है, सैन्य शक्ति में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, ना कि पश्चिम एशियाई देशों तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। ठीक है, तो कथन ए सही है लेकिन आर गलत है कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद बिन तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। ये सही है, क्योंकि उसने प्रतीक मुद्रा चलाई थी लेकिन वो असफल हो गया था। तो ये सही है। मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। ठीक है, क्योंकि वो मुद्रा जो चलाया था उस पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए असफल हो गया था। ठीक है,
मोहम्मद बिन तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, इसलिए ये जो प्रतीक मुद्रा चलाया गया था वो असफल हो गया था। ठीक है, घर घर में टकसाल खुल गए थे, कोई भी छाप लेता था मुद्रा। ठीक है, तो ए कथन सही है और आर कारण भी सही है और व्याख्या भी सही करता है, तो ए आंसर हो जाएगा। ठीक है, दोनों सही और व्याख्या भी करता है। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। बर्नी मोहम्मद बिन तुगलक की 5 मुख्य योजनाओं का विशेष रूप से उल्लेख करता है। पहला, जो मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा जो 5 योजनाएं चलाई गई थी वो उसके बारे में बर्नी लिखता है। कौन कौन सा है? तो दोआब में कर वृद्धि पहला, दूसरा देवगिरी को राजधानी बनाना, तीसरा सांकेतिक मुद्रा जारी करना, और चौथा खुरासान पर आक्रमण, और पांचवा कराचील की ओर अभियान। सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा योजना की असफलता का मुख्य कारण सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण न होना। ठीक है, जो प्रतीक मुद्रा चलाया गया था उस पर राज्य का ठीक से नियंत्रण नहीं रखा गया था। प्रतीक मुद्रा का मूल्य चांदी के मुद्रा के मूल्य के बराबर रखा गया, जिसके कारण अनेक जाली टकसाल बन गए। ठीक है, लगान जाली सिक्कों से दिया जाने लगा। ठीक है, जो लगान दिया जाता था लोगों ने जाली सिक्का छाप छाप करके देने लगे, तो इसलिए ये जो सांकेतिक मुद्रा चलाई गई थी वो असफल सिद्ध हुआ, क्योंकि घर घर में ही टकसाल खुल गए थे। ठीक है, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो किसके शासनकाल में? मोहम्मद बिन तुगलक के काल में आया था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।